हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में 10 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स को कवर करने जा रहे हैं और इस तरीके की और भी बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हैं जो कि प्रत्येक दिन के हिसाब से जो करंट अफेयर्स होते हैं वो हमने कवर किए हुए हैं। आज जो है वो 10 सितंबर के करंट अफेयर हैं जिसमें आपको पूर्ण विस्तार से पूरी व्याख्या के साथ आपको मिलेगा। इसमें सारा मटेरियल आपको बताया जाएगा और समझाया जाएगा जितने भी करंट अफेयर्स उनके बारे में। ठीक है। उसके बाद में हमने इसमें एक लगभग हर पॉइंट के हिसाब से एक प्रश्न रखा है जो कि समसामयिक प्रश्न दिए गए हैं, वो भी वीडियो के अंत में। उन प्रश्नों का जो मेन पर्पज़ है वो यह है कि जो हम आगे थ्योरी पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में, उस थ्योरी का निचोड़ हमने कंक्लूजन टाइप से इस समसामयिक प्रश्नों को कवर करने के लिए किया हुआ है। ठीक है। तो इसी तरीके की और बहुत सारी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए महिंद्रा क्लासेस के साथ बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नई वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको इसी तरीके की और बहुत सारी वीडियोस प्राप्त होती रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं कि करंट अफेयर्स कौन कौन से हैं और किस तरीके से उनको एक्सप्लेन करके हम आपकी परीक्षा से संबंधित आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दस सितंबर के करंट अफेयर। पहला इसमें प्रश्न ये बताया गया है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है 10 सितंबर को मनाया जाता है। मतलब इस दिन के या इसलिए मनाया जाता है कि खास करके आत्महत्या जो लोग करते हैं उस पर रोक लगाई जा सके, है ना। चलो, विश्व आत्महत्या दिवस हर साल 10 सितंबर को दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, आत्महत्या को रोका जा सके। ठीक, यह इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, ये जो है आपका, ये इम्पोर्टेंट है, द्वारा आयोजित किया जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा सह प्रायोजित है। ये WHO द्वारा सह प्रायोजित है। ठीक है। उसके बाद इसकी जो थीम है वो यह थीम बताई गई है कि 2020 में इसकी थीम बताई गई आत्महत्या को रोकने के लिए मिलकर काम करना है। ठीक है। आत्महत्या विश्व स्तर पर होने वाली मौतों का 15वां प्रमुख कारण है और प्रतिवर्ष आत्महत्या से लगभग 8 लाख लोगों मरते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो 40 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। ठीक है। तो उसके बाद में अगर हम बात करें तो 2012 में, है ना, 2012 में 76% वैश्विक आत्महत्या निम्न और माध्यम आय वाले देशों में हुई है, जिनमें से 39% दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में हुए हैं। वर्तमान में 25 देशों में आत्महत्या अभी भी आपराधिक है, जबकि कुछ देशों में आत्महत्या करने वालों को शरिया कानून के अनुसार, शरिया है ना, शरिया कानून के अनुसार जेल में डाला जाता है। ठीक है। 2018 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के अधिनियमन के बाद भारत सरकार ने आत्महत्या कर ली। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा प्रश्न ये बताया जा रहा है कि PM ने मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद का आयोजन किया है। PM ने मध्य प्रदेश में के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के सड़क विक्रेताओं के साथ स्वनिधि संवाद का आयोजन किया और सड़क विक्रेताओं और मध्य प्रदेश सरकार की प्रयासों की सराहना की है। मध्य प्रदेश के प्रयासों की सराहना की है। पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। इसमें ये बताया जा रहा है कि कोविड-19 से प्रभावित सड़क विक्रेताओं की सहायता के लिए 1 जून
1 जून 2020 को योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सड़क विक्रेताओं को स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान प्रदान करना है। इस योजना का जो उद्देश्य बताया गया है वह स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान प्रदान करना है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है जो पूरी तरह से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है। यह रुपये का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करता है। किसी भी संपार्श्विक के बिना विक्रेताओं को 10,000 एक वर्ष के भीतर ऋण के समय पर पुनर्भुगतान पर कार्यशील पूंजी ऋण सीमा को बेचता है। उसके बाद में इसमें बताया वेंडर प्रतिवर्ष 7% की ब्याज सब्सिडी पाने के लिए पात्र है। ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है, जिसे हम सिडबी के नाम से जानते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। इस योजना के कार्यान्वयन एजेंसी है। इसके लिए सिडबी और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया गया है। ठीक है। हाल ही में पीएम सर्वनिधि योजना के सिफारिश के पत्र का प्रारूप लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सिडबी के बारे में बात की गई है, जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानी जाती है। यह भारत में एक विकास वित्तीय संस्थान है। यह MSME, जिसे हम MSME के नाम से जानते हैं, जिसमें आपके लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है। यह वित्तीय सेवा विभाग के तहत काम करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षण किया जाता है। इसकी स्थापना जो है वो 1990 में हुई थी। मुख्यालय इसका जो है वो लखनऊ यूपी में है। अध्यक्ष और MD जो है इसके वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। ठीक है। तीसरे प्रश्न में ये बताया गया है, अनंतपुर और नई दिल्ली के बीच दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को रवाना किया जाएगा। अनंतपुर और दिल्ली के बीच जो है भारत की पहली रेल को रवाना किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने पहला पॉइंट बताया है, अनंतपुर और नई दिल्ली के बीच चलने वाली दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और आंध्र प्रदेश के CM YS जगन मोहन रेड्डी ने हरी झंडी दिखाई है। 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र में देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच पहली किसान रेल हरी झंडी दिखाने के बाद यह भारत की दूसरी किसान रेल होगी। टमाटर, नारियल, पपीता और मिर्च के उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। किसमें? टमाटर, नारियल, पपीता और मिर्च के उत्पादन पर आंध्र प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है। यह दक्षिण भारत में सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है और इस तरह की पहल से क्षेत्र के किसानों को बड़ा लाभ होगा। ठीक है। उसके बाद में किसान रेल योजना की घोषणा बजट 2020-21 के दौरान की गई थी और इसका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में कृषि उत्पादों, विशेषकर फल और सब्जियों के त्वरित परिवहन को सुविधाजनक बनाना और किसानों की आय को दोगुना करना है। उसके बाद चौथा प्रश्न हमारा ये बता रहा है, नागालैंड को अपना पहला टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म नागा टेली हेल्थ मिल गया है ना। तो इसमें इन्होंने पहला पॉइंट जो बताया है वो ये है, नागालैंड को अपना पहला टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म मिला। नागा टेली हेल्थ इस मंच के माध्यम से नागरिक सामान्य और विशेष टेली परामर्श प्राप्त करने के लिए विशेष डॉक्टर और चिकित्सक अधिकारियों से जुड़ सकते हैं। यह सुविधा जो होगी वो निःशुल्क होगी। मंच नागालैंड में सभी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में स्थापित किए जाएंगे। सेवा को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। ठीक है। नागा टेली हेल्थ जो है वो नागालैंड सरकार की एक पहल है जिसमें USAID निष्ठा झिपेगो का समर्थन है। इसका उद्देश्य नागालैंड में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में गुणवत्ता एवं स्वस्थ देखभाल सेवाओं को प्रदान करना है।
नागालैंड जो है वो एक लैंड लॉक राज्य है। नागालैंड जो है वो एक लैंड लॉक राज्य है जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और म्यांमार से घिरा हुआ है। नागालैंड जो है वो अरुणाचल प्रदेश है ना, असम, मणिपुर, म्यांमार, इन 3-4 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, यह भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। इसकी राजधानी कोहिमा है। राज्यपाल जो हैं RN रवि हैं। मुख्यमंत्री जो नीफियो रियो हैं। और इसमें एक लोकसभा सीट और एक राज्यसभा सीट है। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल क्वेश्चन आपका पूछा भी जा सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जो जिसमें एक लोकसभा सीट और एक राज्यसभा सीट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नागालैंड है हमारा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन ये बताया जा रहा है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल मृत्यु दर में गिरावट आई है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो बाल मृत्यु होती थी उसमें काफ़ी गिरावट आई है। यूनिसेफ विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO के नाम से जानते हैं, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की जनसंख्या प्रभाग और विश्व बैंक समूह द्वारा जारी किए गए नए मृत्यु दर अनुमानों के अनुसार भारत में बाल मृत्यु में काफ़ी गिरावट आई है। अब हम बात करें तो भारत में बाल मृत्यु दर जो है 1990 में जो है वो 126 से घटकर 2019 में 34 हो गई थी। 2090 से 2019 के बीच में भारत ने बाल मृत्यु दर में प्रतिवर्ष 4.5% की गिरावट देखी। भारत में शिशु मृत्यु दर भी 1990 में 89 से घटकर 2019 में 28 हो गई। बाल मृत्यु प्रति 1000 जीवित जन्मों में से 5 वर्ष से कम उम्र की बच्चों की मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है। ठीक है, अगला पॉइंट ये बता रहा है कि शिशु मृत्यु दर जो है, जिसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, जिसे IMR के नाम से जानते हैं, प्रति 1000 जीवित जन्मों में 1 वर्ष से कम उम्र की शिशुओं की मृत्यु की संख्या जो है वो संदर्भित करता है। SDG के तहत दुनिया भर के प्रदेशों ने 2030 तक बाल मृत्यु को 25 तक कम करने का संकल्प लिया है। ठीक है, नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत भारत ने निम्नलिखित लक्ष्यों को निर्धारित किया है। इसमें यह बताया गया है 2019 तक IMR को घटाकर 28 करना है और 2025 तक बाल मृत्यु दर को घटाकर 23 करना है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न जो है बताया गया है वो ये है कि प्रथम भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित करेगा। ठीक है, पहला बिंदु यहाँ पर ये बात कर रहा है जो है, पहला भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की जाएगी। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अपने फ्रांसीसी और ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ बैठक की सह अध्यक्षता की है। बातचीत के मुख्य रूप से भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित थी। 3 देशों ने हर साल बातचीत करने का फैसला किया है। ठीक है, उसके बाद 3 पक्षों ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग के संभावित क्षेत्रों के बारे में चर्चा की, जिसमें आसियान जो एशियान है ना, एशियन इंडियन एसोसिएशन, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन और हिंद महासागर आयोग जैसे संगठन भी शामिल किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में ये बात किया गया है कि फ्रांस एक पश्चिमी यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं और प्रधानमंत्री जीन कैस्टोक्स हैं। फ्रांस की मुद्रा यूरो है और यह UNSC के 5 स्थायी सदस्यों में से एक है। ठीक है, ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है। ओशियन में जो है ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी जो है कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो है स्कॉट मॉरिसन हैं। इसकी मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई चतुर्भुज वार्ता का स्क्वाड के सदस्यों में
से एक है। ठीक है, अगर हम प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो राफेल विमानों को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, और 7 नंबर प्रश्न में यही बताया गया है, राफेल जो अभी फ्रांस से आए थे, राफेल विमानों को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। पहला बिंदु यहाँ पर इन्होंने ये बताया है, राफेल विमान के पहले बैच को औपचारिक रूप से अंबाला है ना, औपचारिक रूप से अंबाला में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। दूसरा बिंदु यह है, विमान अब 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट है, पहले 5 राफेल विमान 27 जुलाई 2020 को फ्रांस से भारत को प्राप्त हुए थे। ठीक है, अंबाला में वायु सेना स्टेशन पर तैनात थे। उसके बाद में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सशस्त्र बल के मंत्री फ्लोरेंस पार्ली और इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय बैठक भी की। 2017 के बाद से यह फ्रांसीसी रक्षा मंत्री की भारत की तीसरी आधिकारिक यात्रा थी। ठीक है, और राफेल के बारे में फिर यहाँ पर अगला बिंदु जो बताया गया, यह एक जुड़वा इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जिसमें अगर हम राफेल के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये बताया गया यह एक जुड़वा इंजन वाली मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। ठीक है, यह 150 किलोमीटर दूर तक हवा से हवा में मार करने वाले लक्ष्य पर वार करने की क्षमता रखता है। इसे फ्रांसीसी विमान निर्माता डसॉल्ट द्वारा विकसित किया जा रहा है ना। फ्रांसीसी विमान निर्माता जो है एक डसॉल्ट नामक एक विमान निर्माता जी हैं, जिनके द्वारा इस विमान को विकसित किया गया है। ठीक है, फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट ने 36 राफेल जेट खरीदने के लिए भारत ने 59,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ये आपका राफेल जेट प्लान है। ठीक है, उसके बाद अटल इनोवेशन मिशन ने आत्मनिर्भर भारत एराइज NANIC पहल शुरू की। इसमें पहला बिंदु ये बताया गया, अटल इनोवेशन मिशन ने आत्मनिर्भर भारत एराइज अटल न्यू इंडियन चैलेंजेस पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय MSME जिसको कहते हैं लघु और कुटीर उद्योग होते हैं, उनके बारे में, ठीक, और स्टार्टअप्स में अनुपयुक्त अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम निम्नलिखित द्वारा चलाया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो, रक्षा मंत्रालय द्वारा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा और संबद्ध उद्योगों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में कार्यक्रम प्रस्तावित औद्योगिक समाधान या उत्पाद के त्वरित विकास का समर्थन करने के लिए 50 लाख रुपए तक की धनराशि प्रदान करेगा। इसरो अटल इनोवेशन मिशन में 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाएगा। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज का उद्देश्य उन्नत तकनीकों पर आधारित उत्पादों समाधानों को बनाने के लिए अनुदान आधारित तंत्र के माध्यम से नवप्रवर्तनकर्ताओं का समर्थन करेगा। ठीक है, उसके बाद में इसमें 9 नंबर प्रश्न में ये बताया गया है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में है ना, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर इसमें पहला पॉइंट ये दिया गया है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा एक जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। इसका लाभ क्षेत्र के लगभग 5,000 किसानों को मिलेगा।
ठीक है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षमता और कृषि कच्चे माल के आधार और कृषि जलवायु विशेषताओं की इसकी विविध टोकरी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए आवश्यक मंच प्रदान करेगी। अगला पॉइंट हमारा ये है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि में प्रमुख चुनौतियों जैसे फसल के बाद के नुकसान, किसानों की कमाई, विपणन विकल्पों की कमी और आदि काबू में पाने में मदद करेगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश से संबंधित इसमें एक चीज़ और बताई गई है, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से वे 4वें स्थान पर हैं। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। डिप्टी सीएम जो है वो दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य हैं और राज्य की राजधानी जो है वो लखनऊ है। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बताया है, उत्तर प्रदेश का राज्य जो है पशु दलदली हिरण है। यह राज्य पक्षी सरस क्रेन है, राज्य वृक्ष अशोक है और राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें जो हैं वो 80 और विधानसभा की सीटें जो हैं 403 हैं। राज्यसभा में जो सीटें हैं 31 हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहा है तो उत्तर प्रदेश में देखो बता रहे, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें, जो लोकसभा है, लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 हैं। लोकसभा की 80 और विधानसभा की 403 सीटें हैं। लोकसभा की 80 और विधानसभा की 403 सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें 31 हैं। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद इसको हम एक बार दोबारा दोहराए दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, ये राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये 4वें स्थान पर आता है। ठीक है। उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं आदित्यनाथ हैं और मुख्यमंत्री जो हैं वो आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है। और डिप्टी सीएम जो हैं वो दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य हैं। लखनऊ इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश जो है वो राज्य पशु दलदली हिरण है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो राज्य पक्षी जो है इसका सरस क्रेन है और राज्य वृक्ष जो है इसका अशोक है और राज्य पुष्प जो है ब्रह्म कमल है। ठीक है। और बाकी आप लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें जो हैं, लोकसभा में 80 हैं, विधानसभा में 403 हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो शिक्षक पर्व के तहत 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन। इसमें ये बताया जा रहा है, पहले दिन प्रधानाचार्य और शिक्षक चर्चा करेंगे कि उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न विषयों को कैसे लागू किया है। दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद NEP, जिसे हम नेप के नाम से भी जानते हैं, के महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालते हुए NEP पर वेबिनार की एक श्रृंखला का आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में 8 से 25 सितंबर 2020 से शिक्षकों को सम्मानित करने और NEP 2020 को आगे ले जाने के लिए शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 38 शिक्षकों और CBSE जो है स्कूलों के प्रधानाचार्य CBSE शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार 2019 से 20 के लिए दिए गए थे। ठीक है। उसके बाद में प्रत्येक पुरस्कार में एक मेरिट प्रमाण पत्र, एक शॉल और 50,000 रुपये नकद थे। ठीक है। उसके बाद में हमारा 11 नंबर प्रश्न में ये बताया जा रहा है कि CSIR जो है, CMERI, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, CSIR और फिर CMERI द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी हस्तक्षेप से कोविड-19 का मुकाबला करने पर एक वेबिनार। ठीक है। पहला बिंदु यहाँ पर बताया गया है CSI है ना, CSIR CMERI द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी हस्तक्षेप से कोविड-19 का मुकाबला करने पर एक वेबिनार जिज्ञासा
कार्यक्रम के एक विभाग के रूप में ये जो CSIR और CMERI दुर्गापुर द्वारा समग्र शिक्षा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के सहयोग से आयोजित किया गया। CSIMR ये जो पॉइंट है ये हायर सेकेंडरी ITI डिप्लोमा स्नातक स्तर के छात्रों को कौशल विकास के अवसर प्रदान कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो नए संस्थान द्वारा विकसित कार्यस्थल और अस्पतालों के लिए सोलर आधारित इंटेलीमास्ट टचलेस नल 360 डिग्री कार प्लसर ड्राई फॉगिंग शू डिसइंफेक्टर तथा हॉस्पिटल केयर असिस्टेंट रोबोट इत्यादि चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट किया गया है का बहुत ज़्यादा विस्तार में चर्चा की गई है ना। जिज्ञासा के कार्यक्रम में जो इस शामिल किया गया है वो यह है कि यह केंद्रीय विद्यालय संगठनों के सहयोग से शुरू की गई वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक पहल है। यह एक छात्र वैज्ञानिक कनेक्ट प्रोग्राम है जो वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देता है। प्रबंधन के मॉडल जो है वो प्रयोगशाला का दौरा होता है, लोकप्रिय व्याख्यान श्रृंखला होती है, स्कूलों में वैज्ञानिकों का दौरा होता है, लैब विशिष्ट गतिविधियां होती हैं, शिक्षक की कार्यशाला होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जिज्ञासा का आपको लोगो भी दिखाया गया है, तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद में हम 12 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और ई गोपाल ऐप लॉन्च किया है। ई गोपाल ऐप किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार बाजार सूचना पोर्टल एप्लीकेशन रोग मुक्त है ना और जर प्लाज्मा खरीदने बेचने सहित पशुधन के प्रबंधन में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने सीतामढ़ी में फिश फ्रूट बैंक की स्थापना और किशनगंज में जलीय रोग रेफरल प्रयोगशाला की भी घोषणा की। ये गुणवत्ता और सस्ती मछली बीज के समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। ठीक है, उन्होंने यह भी बताया है कि माधेपुरा में एक यूनिट फिश फीड मिल और पटना में फिश फीड मिल ऑन व्हील्स की 2 इकाइयों का उद्घाटन किया है। उन्होंने यहाँ तक कि ये भी बताया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार में व्यापक मछली उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। यहाँ तक कि उनके तर्क में ये भी आया है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित पटना के पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में एक वीर स्टेशन और IVM लैब का भी उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, उन्होंने अगले में ये बिंदु बताया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है PMMSY जो है यह मत्स्य क्षेत्र के सतत विकास के लिए सरकार की एक प्रमुख योजना है या प्रमुख पहल है। इस योजना का उद्देश्य जो है वो 2024 से 25 तक अतिरिक्त 70 लाख टन मछली उत्पादन बढ़ाया जाए। मत्स्य निर्यात आयात को बढ़ाकर 2024 से 25 तक लगभग 1 लाख करोड़ करना है। ठीक है, मछुआरों और मछली किसानों की आय को दुगना करना है। कटाई के बाद के नुकसान को 2020 से 25% से घटाकर 10% करना है। मत्स्य पालन और संबद्ध क्षेत्रों में 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को उत्पन्न करना है। ठीक है, अगले बिंदु में इन्होंने ये बताया है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में 5 वर्ष की अवधि से मतलब वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के इस योजना को लागू करने के लिए लगभग 20,050 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। यह योजना मुख्य रूप से परियोजना में आवश्यकता अनुसार निवेश करते हुए मत्स्य समूहों के क्षेत्र के निर्माण पर केंद्रित है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न में ये बताया गया है कि वित्त मंत्री ने डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ किया, जिसे हम ईज़ 2.0 इंडेक्स परिणाम जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं और ईज़ 2.0 इंडेक्स परिणाम जारी किए जाएंगे। डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं के तहत चयनित सेवा प्रदाता पूरे भारत में 100 केंद्रों पर डोर स्टेप बैंकिंग एजेंटों का उपयोग करेंगे। वर्तमान में केवल
गैर वित्तीय सेवाएं जैसे चेकबुक की डिलीवरी ग्राहकों को डिमांड ड्राफ्ट प्रदान किए जाते हैं। अक्टूबर 2020 में वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाएंगी। उसके बाद अगला बिंदु यहाँ पे बताया है इन्होंने, मार्च 2019 और 2020 के बीच पीएसबी जो है वो और समग्र ईस्ट सूचकांक स्कोर 37% से बढ़ाकर ये जो है वो आपकी 49 से 67 तक सुधारा जा सकता है। ठीक है, ईज 2.0 सूचकांक में 6 विषयों में फेलो 120 से अधिक उद्देश्य मानदंड हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ईज 2.0 सूचकांक परिणामों के अनुसार शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले बैंक हैं। मार्च बेस लाइन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक और ये पूर्ववर्ती कॉरपोरेशन बैंक जो है वो शीर्ष 3 स्तर के बैंक हैं। जनवरी 2018 में पीएसबी के लिए ईज है ना इन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस सुधारों को लॉन्च किया गया। फरवरी 2020 में टेक इनेबल्ड बैंकिंग के लिए ईज 3.0 सुधार एजेंडा लॉन्च किया गया, है ना। उसके बाद में इनका जो अगला पॉइंट है वो प्रत्येक विषय के शीर्ष 3 प्रदर्शनकर्ता बैंक नीचे दिए गए हैं। इसमें आप इस वाले चैनल में देख सकते हैं, ये जो आपके पॉइंट हैं इन पॉइंट्स को आप ध्यान से देखिए। इसमें आपको तीनों सारे जितने भी पॉइंट थे वो क्लियर किए गए हैं, मतलब जिसमें जो भी बैंक्स हैं इतनी आती हैं वो सारी बैंक्स इस वाले में कवर किया गया है। ठीक है, इस वाले पोर्शन को आप आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, आराम से कवर कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें आपको ये वाला पॉइंट जो है ये वाला आपको पोर्शन कवर किया गया है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने ये बताया है कि ईज सुधारों के कार्यान्वयन के दौरान शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही पीसीए ढांचे के तहत पीएसबी की संख्या घटाकर 3 हो गई है। सीआरएआर नियामक न्यूनतम से ऊपर 1997 पीएसबी तक पहुंच गया है और प्रावधान कवरेज अनुपात में 8 वर्ष की उच्चतम स्तर पर 80.9% हासिल किया जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में ये बताया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस कनाडा में खोला गया। ध्यान से देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस जो है कनाडा में खोला गया। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा में दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस खोला गया। उसके बाद यह लूफा फार्म द्वारा एक वेयर हाउस की छत पर स्थापित किया गया था। यह कंपनी द्वारा स्थापित चौथा छत वाला ग्रीन हाउस है। ठीक है, स्थानीय स्तर पर खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अगर हम बात करें तो इसे खोला गया था। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इसमें अगले बिंदु की बात करें तो यहाँ पर 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करने वाला यह एक ग्रीन हाउस है जो कि 10,000 परिवारों को खिलाने के लिए भोजन विकसित कर सकता है। यहाँ टमाटर और बैंगन उगाए जाते हैं। ठीक है, ये आप पोर्शन देख रहे होंगे ये वाला, है ना। उसके बाद में हम समसामयिक प्रश्न हैं उन पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो समसामयिक प्रश्नों में हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या बता रहा है, वो विश्व आत्महत्या, है ना, विश्व आत्महत्या जो दिवस है जो 10 सितंबर 2020 को मनाया जाता है, उसमें क्या बताया जा रहा है, एक मिनट, हाँ ठीक है, अभी क्या बता रहा है कि इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो परिवार, सामुदायिक प्रणाली और आत्महत्या है। फिर बहुसांस्कृतिक समाजों में आत्महत्या को रोकना है या आत्महत्या को रोकने के लिए मिलकर काम करना है। देखो दोस्तों, जब हमने पहला प्रश्न पढ़ा था तो उसमें एक थीम के तरीके से लिखा हुआ था, तो थीम वाले पोर्शन में कवर करिए, उसमें यही लिखा हुआ था कि आत्महत्या को रोकने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा दूसरा प्रश्न ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में मध्य प्रदेश के सड़क विक्रेताओं के साथ स्वनिधि संवाद रखा। पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू की गई थी? ठीक है, ये कब शुरू की गई थी? ये 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। ठीक है, उसके बाद तीन नंबर प्रश्न की हम बात करें तो हाल ही में दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई। यह ट्रेन निम्नलिखित में से किनके बीच है? तो यह ट्रेन जो है वो अनंतपुर और दिल्ली के बीच है। किसके बीच? अनंतपुर और दिल्ली के बीच है।
ठीक है। उसके बाद में हम 4 नंबर प्रश्न की बात करें तो 4 नंबर प्रश्न में बताया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में अपना पहला टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म मिल गया है ना। ये किसको मिला है टेलीमेडिसिन। अभी मैंने जब प्रश्न पढ़ा था तो प्रश्न में आपको बताया था किसको, नागालैंड। किसको मिला, नागालैंड, जिसका क्या है एक ही लोकसभा और एक ही राज्यसभा सीट के बारे में बात किया था ना हमने, वही वाला क्षेत्र है ये नागालैंड। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो 5 नंबर प्रश्न में ये बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उन संगठनों में से नहीं है जिन्होंने हाल ही में भारत में बाल मृत्यु दर में गिरावट दिखाने वाली रिपोर्ट जारी की है। 5 नंबर प्रश्न का आंसर आप बताइए हमें। तो ये जो है हमारा वो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान दिवस है। बाकी ये सब हैं लेकिन ये जो है ये नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम 6 नंबर प्रश्न की बात करें तो हाल ही में निम्न में से किन देशों ने हर साल त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित करने का निर्णय लिया है। किसने किया है, ये आपका हो जाएगा भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें राफेल 7 नंबर क्वेश्चन की, राफेल विमान के पहले बैच को हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर शामिल किया था। ये कहाँ पर पहले शामिल किया गया था, ये आपका अंबाला में शामिल किया गया था। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन हाल ही में लॉन्च किए गए आत्मनिर्भर भारत राइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज इनिशिएटिव को नहीं चलाएगा। ये किसको नहीं चलाएगा, न्यू इंडिया इनिशिएटिव को नहीं चलाएगा। ये जो हमारा DRDO है, क्या है DRDO, सॉरी, ये जो हमारा DRDO है ये जो है ये नहीं चलाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, ये अभी जब बात कर रहे थे बाराबंकी अपना क्षेत्र जो उससे संबंधित प्रश्न है ना। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरीशमृत कौर बादल ने हाल ही में यूपी के निम्नलिखित में से किस जिले में जैविक खाद्य प्रसंस्करण की उद्घाटन किया है, किसमें, ये आपका बाराबंकी में है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 10 नंबर प्रश्न की तो 10 नंबर प्रश्न में ये बताया गया है सरकार शिक्षक पर्व 8 सितंबर 2020 से कब तक मना रही है। कब तक मना रही है, ये आपका 25 सितंबर तक। ठीक है। उसके बाद में हम 11 नंबर प्रश्न की बात करें जिज्ञासा कार्यक्रम जो कि CM CSIR की एक पहल है निम्नलिखित में से किसके सहयोग से शुरू किया गया है। ये किसके माध्यम से शुरू किया गया है बताइए। ये आपका KVC केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से। ठीक है। फिर 12 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है कब तक मत्स्य निर्यात आय को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए तक का लक्ष्य बना रखी है, बताइए। 2024 से 25। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 13 नंबर क्वेश्चन में हमारा ये बताया गया है कि आपका हाल ही में जारी किए गए EAS है ना, ईज जिसे पढ़ते हैं 2.0 इंडेक्स के अनुसार PSB के कुल ईज है ना सूचकांक स्कोर में कितनी % की वृद्धि हुई है। ये कितने % की वृद्धि हुई है, ये आपकी 37% की वृद्धि हुई है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की, दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस पर खोला गया है, ये कहाँ खोला गया है, ये आपका मॉन्ट्रियल में खोला गया है। कहाँ, मॉन्ट्रियल में खोला गया है। ठीक है। तो दोस्तों ये 10 सितंबर के करंट अफेयर थे। मेरे हिसाब से आपको उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे लगे होंगे और प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दोस्तों।